गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। जो अगले क्वेश्चंस हैं जो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों ही पद खाली हों तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो वहाँ पर एक्टिंग एज ए राष्ट्रपति रहते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? संवैधानिक निकाय संस्था मतलब कि जो संविधान से जुड़ी हुई हो। जो वित्त आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, परंतु राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन और विकास परिषद जो हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया गया था तब ये डिसाइड हुआ था कि विद इन 2 ईयर पहला वित्त आयोग बनेगा और उसके बाद में हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन होगा। हर 5 साल के का टेन्योर पूरा होने पे वित्त आयोग का गठन होगा। और ये गठन करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। और इसमें एक जो है सचिव होगा, वित्त आयोग का हेड होगा, उसके साथ में 4 उसके साथ में सबऑर्डिनेट्स रहेंगे उसके। तो इसमें सबसे पहले जो इसके अंदर पहला वित्त आयोग कब बना? हमारा 1950 में हमने पूर्णतः अपना लिया था, 26 जनवरी 1950 में। तो उसके बाद में 2 ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले हमें करना था, इसलिए 1951 में हमने पहला वित्त आयोग बना दिया था। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? अभी अभी हमने डिस्कस करा, ये 5 साल बाद। सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 ईयर। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हमने डिस्कस करा था अभी, कौन करता है इसका? राष्ट्रपति। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत को समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? समेकित निधि का मतलब यह है, निधि तो मतलब यह है कि फंड, समेकित मतलब कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड मतलब कि इकट्ठा हुआ। अब जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा हो रहा है वो हमारा क्या है? समेकित निधि में जाता है, कॉन्सोलिडेट हो जाता है एक जगह पे। अब जो केंद्र सरकार है वो वित्त आयोग की सिफारिश पे उसको डिवाइड करता है स्टेट और सेंटर के बीच में। अब उसमें कितना परसेंट ऑफ टैक्स स्टेट रखेगा और कितना सेंटर रखेगा और कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, ये सारा जो डिसीजन है ये वित्त आयोग का है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? अर्थात जो संसाधन हैं उन पर डिसीजन कौन लेगा कि भाई कौन सा कहाँ पर यूटिलाइज होना है, क्या किसके पास कितना फंड रहेगा, क्या है। तो उसको यूटिलाइजेशन के लिए जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है कि भाई हमारे पास में जो एक्सपेंडिचर है सेंटर के हाथ में कितना है, स्टेट के हाथ में कितना है, ये सारी चीज़ें वित्त आयोग की सिफारिशों से ही सॉल्व होती हैं। इसका आंसर रहेगा हमारा ए, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अगर मान लो किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेट और सेंटर के बीच में,
तो उसका सॉल्यूशन भी वित्त आयोग ही देगा आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स, कि भाई किस फैक्टर के तहत ये आपस में इनमें विवाद हुआ है और क्या सही इसका सॉल्यूशन हो सकता है ताकि फंड मैनेजमेंट हो सके। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा कौन से होती है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेंगे। इसका ऑप्शन रहेगा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। डिपेंडिंग ऑन जो व्यक्ति है उसके पास में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पे नियुक्त हो सकता है। इसका आंसर क्या है? बी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? जो स्टार्टिंग में हमारे जो राष्ट्रपति थे, सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, वो स्टार्टिंग से ही राष्ट्रपति रहे अप टू, टोटल उनका टेन्योर तो 3 का रहा गया, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक ये रहे, और स्टार्टिंग में जब वो बने तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते बने थे, और बाद में उसके बाद में 1952 से 1952 एवं 57 में राष्ट्रपति चुनावों के तहत वो राष्ट्रपति पद पे रहे। तो टोटल वैसे तो हम 3 बोल सकते हैं इनको, लेकिन एज ए राष्ट्रपति चुनाव के तहत अगर उनको जो चुना गया वो 2 बार चुना गया है और 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे करे थे। इसका आंसर क्या रहेगा? बाबू राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? जो सशस्त्र सेना का जो चीफ है वो हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? ये हमारे पास में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं, लेकिन वो परामर्श के लिए भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वो मानना ही पड़ेगा, उनसे परामर्श लेने के लिए ही वो भेज सकते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ लॉफुली कौन सा सही रहेगा। तो इसमें आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका, अब जो चुनाव के विवाद हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय का ये मौलिक अधिकार बन जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का ये मौलिक अधिकार बन जाता है कि भाई उसको वो सॉल्व आउट करें और मैटर जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो है डिसाइड करेगी कौन सा क्या है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाते हैं ऐसे। इसका आंसर है ए। एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। अब इसमें देखो, एकल हस्तांतरीय मतदान पद्धति होती क्या है? ये सिंगल वोट ट्रांसफ़र सिस्टम। अब इसमें क्या है, मान के चलो 5 बंदे खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में। ये नॉर्मली हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में होता है, फॉलो होता है। इसमें क्या है, 5 बंदे खड़े हो रहे हैं तो 5 बंदों के लिए हर एक जो है ना
कैंडिडेट जो वोट कर रहा है वो पांचों के लिए प्रेफरेंस देगा कि भाई ये मेरा पहला प्रेफरेंस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके अनुसार जो मिनिमम क्राइटेरिया है, जब तक मिनिमम क्राइटेरिया पार नहीं होता टॉप मोस्ट का, तब तक नीचे वाले बंदों को हटाते जाएंगे और उनके वोट ऊपर वालों को देते जाएंगे। जैसे मान के चलो 5 बंदे थे, 5 बंदों में से ऊपर वाले 4 बंदों के पास में लगभग 80% वोट आ चुके थे और बाकी 20% वोट जो है एक के पास, जो नीचे वाले पास रहे। अब वो 20% वोट जो रहे वो टॉप प्रायोरिटी वालों के बेस पे हैं। अब टॉप प्रायोरिटी वालों ने उसको दिया है कि भाई ये बंदा हमारी तरफ से टॉप प्रायोरिटी में है, लेकिन जिन बंदों ने 5th वाले को टॉप प्रायोरिटी दी उन्होंने दूसरों को भी तो प्रायोरिटी दी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वो जो टॉप प्रायोरिटी हटा के उनकी सेकंड प्रायोरिटी को कंसिडर किया जाएगा। जिन्होंने 5th बंदे को वोट दिया था उनकी प्रायोरिटी सेकंड कंसिडर की जाएगी। अब सेकंड प्रायोरिटी कंसिडर करने पे फिर बाकी 4 बच गए, फिर उन चारों में से देखा जाएगा कि सबसे मिनिमम किसके पास है। उस मिनिमम वालों की जो है प्रायोरिटी फिर वापस चेंज की जाएगी। उसी बेस पे सभी की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिसाइड की जाएंगी और जब तक ऊपर के आखिरी दो बाकी नहीं बच जाते तब तक ऐसा प्रोसीजर चलता रहता है। और इसमें भी ये देखा जाता है कि भाई जो टॉप मोस्ट है उसके पास 50% से फालतू होना चाहिए और जो सेकंड है उसके पास 50 से कम होने चाहिए। अब दोनों में होगा क्या कि जो टॉप है वो राष्ट्रपति, जो सेकंड है वो उपराष्ट्रपति बनेगा। तो उतने विकल्प जितने चुनाव के प्रत्याशी हैं, इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें आंसर क्या रहेगा, डी। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ में।